वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में बीएमई की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 4 है और ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, और जो कि दोस्तों इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिए थे कांच लेंस विधि किसे कहते हैं, मतलब सौर ऊर्जा का जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कांच लेंस विधि द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति शक्ति होती है, मतलब शक्ति प्राप्त करने की जो विधि होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कांच लेंस विधि होती है एक, दूसरी होती है रिफ्लेक्टर या परावर्तक विधि होती है। ठीक है दोस्तों, जिसका इन दोनों को हमने परिभाषा आपको बता दिया था कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं शक्ति। ठीक है दोस्तों, कांच लेंस विधि में और रिफ्लेक्टर या परावर्तक विधि में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग इन दोनों का डायग्राम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे देखिए, यहाँ पर समझिए बढ़िया से। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए कांच लेंस विधि है ना, कांच लेंस विधि में देखिए जैसे इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है ना। देखिए सौर ऊर्जा में हम आपको बताया सौर ऊर्जा में मेन महत्व किसका है, तो सूर्य का है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो गया सूर्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया। देखिए यहाँ से जो है मान लीजिए हमें शक्ति प्राप्त होती है। मान लीजिए यहाँ पर किरण सूर्य की आती है, ये मान लीजिए सूर्य की किरणें आती है हमारी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए सूर्य की किरणें आती हैं। हमने आपको कांच लेंस विधि में बताया था, इस विधि में सूर्य की किरणें जो आती हैं तो वो क्या करती है दोस्तों, एक लेंस पर, ठीक है ना, एक लेंस पे क्या होती है, संकेंद्रित हो जाती है। देखिए एक लेंस है, मान लीजिए यहाँ पर लेंस है, ये लेंस हो गया दोस्तों। ठीक है ना, इस पे आए, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ये देखिए दोस्तों ये लेंस कौन सा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये लेंस जो होता है ना, ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा दोस्तों, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस हो गया दोस्तों। ठीक है ना, देखिए अब उत्तल लेंस में आप जानते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं, और अभिसारी उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पे पड़ता है तो वह परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर क्या करता है दोस्तों, मिल जाता है हमारा। देखिए एक बिंदु पर मिलेगा ना हमारा, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं इस बिंदु को नाभिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिक बिंदु कहते हैं, नाभिक बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिक बिंदु बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, नाभिक बिंदु। और यही जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया का नाम है जो इसे कहते हैं कांच लेंस विधि द्वारा इसे इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब बात आती है परावर्तक या रिफ्लेक्टर विधि का। ठीक है ना, तो देखिए परावर्तक या रिफ्लेक्टर विधि में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ जब भी सूर्य के प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से आएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लेते हैं यहाँ सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है ना, यहाँ साइन, ठीक है, यहाँ से आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या है, परावर्तक विधि है ना। देखिए मानते हैं यहाँ पर कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, कोई परावर्तक सतह है ऐसे। ठीक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों परावर्तक सतह, मान लीजिए ऐसे कोई है। ठीक, देखिए दोस्तों जब कोई परावर्तक सतह, ध्यान दीजिए परावर्तक सतह है यार, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तब वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है दोस्तों, जिस ओर से आती है किरणें सेम उसी दिशा में क्या होती है, ये मुड़ जाती है, किसी एक बिंदु पर क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से भी मुड़ जाएंगे, यहाँ से भी मुड़ जाएंगे और यहाँ से भी मुड़ जाएंगे, यहाँ जाकर यहाँ पर कुछ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चारों बिंदु से क्या करेंगे, यहाँ पर टकराएंगे, सेम जिस ओर से आई थी उसी दिशा में क्या होंगे, मुड़ जाएंगे और एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक बिंदु कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। देखिए इसे क्या कहते हैं, नाभिक बिंदु कहते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जो है ये कौन सी प्रक्रिया है, विधि का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है, परावर्तक, ये जो होता है दोस्तों। ठीक है ना, यह परावर्तक सतह होता है हमारा, पहले लिख देंगे परावर्तक सतह, और ये विधि का नाम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे परावर्तक। ठीक है दोस्तों, परावर्तक विधि। ओके दोस्तों, अब देखिए इतना हुआ ना, यहाँ से दोस्तों जो है फिर देखिए यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए निकलता है, फिर वो जो होता है हमारा इससे जो सीधे प्राप्त होता है विद्युत ऊर्जा जिसे कहते हैं। देखिए सूर्य से हमारा एक तरह से सीधे विद्युत ऊर्जा जब प्राप्त होता है, ये सब हमारी क्या है, शक्ति ऊर्जा प्राप्त की है विधियां। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सूर्य से सीधे विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करनी होती है, तब के लिए कंडीशन क्या होती है दोस्तों, देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है ना, फोटो सेल जिसे कहते हैं, फोटो, ये मान लीजिए कोई फोटो सेल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, ये फोटो सेल में
कन्वर्ट से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फोटो सेल कह सकते हैं इसे कह देंगे फोटो सेल रख देंगे नाम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का आपको डायग्राम बना के वहां पर समझाना रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, यदि एग्जाम में आता है तब। ठीक दोस्तों, वैसे कई बार आया है ये दोनों विधियां कई बार पूछी गई हैं। ठीक है ना, सौर ऊर्जा से संबंधित। ठीक दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया दोस्तों। इसे हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, अब देख लेते हैं सौर ऊर्जा के जो प्रमुख उपयोग होते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग के घरों से स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, घरों में क्या क्या यूज होता है सौर ऊर्जा का, किसमें। देखिए दोस्तों, होता है जैसे सौर कुकर में करते हैं ना, सौर कुकर में यूज करते हैं। और दोस्तों और करते हैं सौर वाटर हीटर में भी करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लिख सकते हैं वाटर हीटर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देख लीजिए, घरों में जिसके द्वारा हम लोग लाइट प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, इसमें किसका उपयोग करते हैं, सौर कुकर का भी हम लोग उपयोग करते हैं और सौर वाटर हीटर का भी उपयोग करते हैं। और दोस्तों देखिए, पंखे में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा का जहाँ प्रयोग होता है। देखिए, और क्या किस में करते हैं दोस्तों। देखिए, पंखों में, लालटेन हुआ। और दोस्तों देख लेते हैं, इन्वर्टर हुआ, इन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर में भी करते हैं हम लोग इसका उपयोग। ठीक है ना, सौर ऊर्जा से इन्वर्टर में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विद्युत भी प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, और भी हम लिख सकते हैं जैसे सजावटी लाइटें जो होती हैं, सजावटी। ठीक है दोस्तों, सजावटी लाइट जो होती है इन सब में, और आदि भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आज भी कई चीजें आती हैं, सजावटी लाइट आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हम लोग लिखते हैं क्या। देखिए, अब हम लोग ये देखिए, ये जो सौर ऊर्जा का था ये हमारा समाप्त हो गया। अब आता है तीसरा नंबर टॉपिक, जिसे हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय या न्यूक्लियस ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो दोस्तों देखिए, हम लोग तीसरा देखते हैं क्या, नाभिकीय या न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। ठीक है दोस्तों, या इसे कहते हैं क्या, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत ये कहते हैं ना, ध्यान दीजिए, नाभिकीय या न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, ये कहते किसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा, ये दोस्तों जो होता है ना, देखिए, बंधक ऊर्जा के आधार पर, बंधक ऊर्जा के आधार पर ही, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस परिवर्तनों से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों, इससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप देखिए ध्यान से, बंधक ऊर्जा के आधार पर न्यूक्लियर परिवर्तनों में। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर परिवर्तनों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय या न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बात आती है यहाँ पर बंधक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बंधक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बंधक ऊर्जा हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए नीचे, बंधक ऊर्जा। ये जो दोस्तों होता है ना, ये हमारा देखिए, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के, नहीं सर, देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में कमी की
मात्रा के जो दोस्तों होती है, इसमें दोस्तों जो होती है कमी की मात्रा को फिर से, तो दोस्तों देखिए न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जो दोस्तों होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की मात्रा में कमी के समतुल्य ऊर्जा को दोस्तों हम लोग बंधक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, बंधक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बंधक ऊर्जा हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की, ठीक है ना, मात्रा में कमी के समतुल्य जो ऊर्जा होती है उसको हम बंधक ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों देखिए फिर यही इसी बात से आता है यहाँ पर, बंधक ऊर्जा के आधार पर ही न्यूक्लियर परिवर्तनों से प्राप्त ऊर्जा को ही हम न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आया। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे। तो दोस्तों देखिए इसे हम रफ करते हैं, और जो हम लोग ये देखिए न्यूक्लियर तो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर प्लांट कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियर का लेक्चर पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा रफ करते हैं। देखिए दोस्तों बात आई हमारी क्या, न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है दोस्तों। देखिए न्यूक्लियर प्लांट हमारा बनेगा कैसे, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियर प्लांट जो होता है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहले एक रिएक्टर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये कोई रिएक्टर है, ठीक है ना, कोई रिएक्टर है हमारा। ओके दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या हमारा रिएक्टर है, यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्टर, ठीक है दोस्तों। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, इसमें जो होता है दोस्तों हमारा वाष्प होता है, ठीक है, गैस होता है और द्रव होते हैं। क्या होते हैं, वाष्प होते हैं, द्रव होते हैं तथा गैस होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे होते हैं, जो कि दोस्तों देखिए रिएक्टर से फिर हम किस में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बॉयलर होता है, इससे जो हमारे निकलते हैं रिएक्टर से, ठीक है ना, न्यूक्लियर, वो हमारे किस में जाते हैं, बॉयलर में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉयलर है, ये बॉयलर है, ठीक है दोस्तों। बॉयलर में जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक पंपिंग सेट लगा होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर पंपिंग सेट लगा होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पंपिंग सेट लगा होता है, जो इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ से यह प्रवाहित हुआ बॉयलर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बॉयलर में प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर बॉयलर लिख देते हैं, ये बॉयलर है हमारा, ठीक है, बॉयलर में प्रवाहित होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर जो होते हैं हमारे, यहाँ से जो है भाप के रूप में फिर उत्पन्न होते हैं। देखिए भाप के रूप में उत्पन्न होंगे यहाँ से भाप के रूप में, ठीक है दोस्तों। क्या होंगे, भाप के रूप में आएंगे यहाँ से, ठीक। भाप के रूप में आने के बाद दोस्तों ये कहाँ पर जाएंगे, हमारे टरबाइन मतलब इंजन में जाते हैं दोस्तों। देखिए हमारे इंजन में जाएंगे, देखिए हमारे ये देखिए इंजन में जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टरबाइन लिख दीजिए, टरबाइन को इंजन में कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इसमें जाएंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना हमारे जो ये होते हैं टरबाइन से जो है नीचे आएंगे, ठीक दोस्तों। टरबाइन के नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हम क्या बनाते हैं, संघनित्र होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक संघनित्र होता है, इसे लिख दीजिएगा संघनित्र, ठीक है दोस्तों। पहले टरबाइन के बाद ये संघनित्र में आते हैं, उसके बाद दोस्तों जो है संघनित्र में आने के बाद, ठीक है ना, एक पंप की सहायता से बॉयलर में यहाँ पर मिल जाते हैं। एक पंप बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से देखिए एक पंप बना लिया दोस्तों, जो कि आके फिर बॉयलर में कहाँ मिल जाते हैं, ये पंप हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है, पंप, ठीक है दोस्तों। बॉयलर में क्या हुआ, मिल गए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ टरबाइन से ना, देखिए टरबाइन से जो है हमारी यांत्रिक शक्ति के द्वारा क्या होती है दोस्तों, यांत्रिक शक्ति, ठीक है दोस्तों। यांत्रिक शक्ति के द्वारा ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है हमारा विद्युत, ठीक है दोस्तों। विद्युत शक्ति में देखिए दोस्तों यांत्रिक शक्ति से जो है हमारा विद्युत जनित्र में जाता है, विद्युत जनित्र में जाता है। फिर देखिए दोस्तों ये विद्युत जनित्र में कन्वर्ट होने के बाद जो है न्यूक्लियस हमारा क्या प्राप्त करता है, विद्युत शक्ति प्राप्त करता है।
विद्युत शक्ति हमें क्या होता है दोस्तों, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यही हमारा किसका, न्यूक्लियस प्लांट का ये है हमारा डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार और। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्टर लेंगे। ठीक है ना, रिएक्टर में क्या करेंगे, देखिए न्यूक्लियस रिएक्टर लेते हैं। इस रिएक्टर में क्या करेंगे, न्यूक्लियस रिएक्टर के इसमें इस टैंक में जो है तब न्यूक्लियस जो रिएक्टर होते हैं ये हमारे एक टैंक में जो होता है द्रव, गैस तथा वाष्प होते हैं ना, इसको जो होता है एक टैंक में प्रवाहित करते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस रिएक्टर के द्वारा जो है ये दोस्तों इस टैंक से, अब देखिए रिएक्टर में ये प्रवाहित हो जाते हैं। इनसे जो हमें क्या निकलता है, बॉयलर में ये जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बॉयलर में जाने के बाद ये भाप के रूप में उत्पन्न होते हैं, और जो भाप होता है वो हमारे टरबाइन में चला जाता है, और टरबाइन जो है एक संघनित्र के रूप में आ जाता है। ठीक है ना, संघनित्र से जो है हमारे बॉयलर में ही मिल जाता है। और देखिए दोस्तों, जो हमारे टरबाइन में भाप के उत्पन्न आता है वो जो होती है टरबाइन से होकर हमारी यांत्रिक शक्ति के रूप में प्रवाहित होती है, और यांत्रिक शक्ति जो है एक विद्युत जनित के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके रूप में उसके बाद जो है विद्युत जनित से कन्वर्ट होने के बाद विद्युत शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, यही हमारा क्या है, न्यूक्लियस प्लांट होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक चीज देख लेते हैं, न्यूक्लियस ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर ईंधन। देखिए दोस्तों क्या होता है न्यूक्लियर ईंधन। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर ईंधन। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूक्लियर, तो दोस्तों देखिए न्यूक्लियर जो ईंधन होते हैं वो किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम, देखिए दोस्तों जैसे यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 तथा थोरियम जो दोस्तों होते हैं 232 को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग न्यूक्लियर ईंधन कहते हैं। न्यूक्लियर ईंधन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 तथा थोरियम 232 को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे हम रफ करें और अगला हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए थोड़ा सा न्यूक्लियर जो होते हैं उनके जो उपयोग होते हैं वो देख लीजिए कहाँ पर करते हैं, न्यूक्लियर जो ऊर्जा स्रोत के उपयोग जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उपयोग जो होता है आप लोग वैसे सुन लीजिए, अच्छे से अच्छा लिख देते हैं, उपयोग इनके लिख देते हैं, उपयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत के जो उपयोग होते हैं ना दोस्तों, देखिए दवाओं और कृषि के रूप में भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, दवाओं और कृषि में भी करते हैं, दवाओं कृषि में करते हैं। ठीक है दोस्तों, दवाओं और कृषि जो होता है दोस्तों, किसी मतलब क्षेत्रों में जो होता है दवाओं और कृषि क्षेत्रों में करते हैं, क्षेत्रों में करते हैं। और दोस्तों ये पहला मान लीजिए, दूसरा और जान लीजिए। दूसरा जो होता है दोस्तों हम लोग का जो होता है बम विस्फोट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, युद्धों के समय, यहाँ पर लिख देंगे युद्ध के समय बम विस्फोट में, बम विस्फोट हेतु। ठीक है दोस्तों, बम विस्फोट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो नाभिक होता है ना, ये जो होते हैं न्यूक्लियर की सहायता से ही हम लोग दोस्तों मान लीजिए बड़े बड़े तालाब बनाने हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, परमाणु के द्वारा इसे बम के द्वारा गिराते हैं, जिसके द्वारा गड्ढे क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि तालाब के गड्ढे बनाने में, ठीक है दोस्तों, टीले बनाने में, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं टाइडल ऊर्जा जो है, ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए अब देखते हैं हम लोग चौथा है हमारा ना, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे देख लेते हैं टाइडल या ज्वार ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, क्या है टाइडल या ज्वार ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, टाइडल या ज्वार ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसे देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए टाइडल या ज्वार ऊर्जा उसे कहते हैं जब समुद्र में
ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल या ज्वार ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, जब समुद्र में ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या टाइडल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, अब बात आती है कि टाइडल ऊर्जा से जो है हमें शक्ति कैसे प्राप्त होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइडल ऊर्जा से हमें शक्ति कैसे प्राप्त होती है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो समुद्र में ज्वार भाटा का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल या ज्वार ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं टाइडल ऊर्जा से हमें शक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो इसके बाद देख लेता हूँ दोस्तों, टाइडल ऊर्जा से शक्ति प्राप्त मतलब ज्वार ऊर्जा से शक्ति प्राप्त देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, शक्ति प्राप्त कैसे एनर्जी मिलती है, देखिए ध्यान से, पावर कैसे मिलता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कंडीशन ध्यान सुनिएगा, जो हमारा ज्वार होता है और भाटा होता है ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो ज्वार होता है ना, इसमें देखिए क्या होता है, जब हमें शक्ति प्राप्त करनी रहती है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक जलाशय बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, समुद्र जो होता है, समुद्र के किनारे क्या करते हैं, एक जलाशय बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई जलाशय है, ऐसे बना लीजिए, ये क्या है दोस्तों, जलाशय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जलाशय है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारा ये सब समुद्र है ये। ठीक है ना, ये हमारा समुद्र है। ये इसके समुद्र के किनारे क्या बनाते हैं, एक जलाशय बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या है, समुद्र का तट है, ये समुद्र तट है, यहाँ पर सिर्फ तट लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा क्या दोस्तों, समुद्र तट है। ठीक है, ये सब क्या समुद्र तट है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो समुद्र का तट होता है ना, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग टरबाइन लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लोग टरबाइन लगा देते हैं। ठीक है ना, दो टरबाइन इसी प्रकार लगा देते हैं। जब दोस्तों देखिए, जब समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, ज्वार उत्पन्न होता है, तब क्या होता है दोस्तों, समुद्र में जब ज्वार उत्पन्न होता है, इस कंडीशन में जो है समुद्र का जो जल होता है, ठीक है ना, तो टरबाइन क्या होता है दोस्तों, टरबाइन की सहायता से, ठीक है ना, टरबाइन को क्या करता है, ये चलाने का प्रयास करता है। ठीक है ना, घुमाने का, और टरबाइन से घुमा कर ये क्या करता है, जो समुद्र का जल होता है, इसे जो जलाशय पे, ये देखिए, ये जो समुद्र का जल होता है, ये टरबाइन, ये जो होता है, यहाँ पर टरबाइन लिख दीजिए, टरबाइन। देखिए दोस्तों, जो हमारा समुद्र का जल होता है, इसमें जब ज्वार आता है तो भी इसका जो जल होता है, ये जो है हमारे टरबाइन पर जाता है, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन क्या होता है, चलने लगता है, और जिससे हमें दोस्तों विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, इससे हमें क्या हो जाती है, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं भाटा की जो कंडीशन होती है उसे। देखिए दोस्तों, भाटा की कंडीशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है तब के लिए। इस कंडीशन में दोस्तों देखिए, समुद्र है, मान लीजिए ये जलाशय है, ये हमारा क्या हो गया, जलाशय हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए इसी प्रकार हमारा क्या है, टरबाइन लगे हुए हैं, ऐसे टरबाइन लगा दीजिए। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, टरबाइन। ठीक है दोस्तों, टरबाइन हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये सब समुद्र है हमारे, लेकिन समुद्र में क्या आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, समुद्र में हमारा आपकी बात देखिए, जब भाटा उत्पन्न होता है तब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भाटा उत्पन्न होता है तब जो हमारे जलाशय में पानी रहता है, ये हमारा तट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब हमारे जलाशय में पानी रहता है तो भाटा जब आता है तो जलाशय का जो पानी होता है, ये पानी क्या होता है, समुद्र की ओर फिर क्या हो जाता है दोस्तों, समुद्र की ओर जाने लगता है। ठीक है ना, तब ये क्या होता है, समुद्र की ओर जाएगा तो ये क्या करता है, टरबाइन से होकर जाता है, तो टरबाइन चलने लगता है, जो कि हमारा विद्युत जनित्र की सहायता से हमें क्या होता है, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में भाटा उसे कहते हैं जब जलाशय से समुद्र में जाता है, और ज्वार उसे कहते हैं जब समुद्र से जलाशय में आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समुद्र से जब ज्वार जलाशय की ओर आएगा समुद्र का पानी, तो देखिए टरबाइन से होकर गुजरेगा, तो टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, जिसकी सहायता से हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखिए, जब जलाशय का पानी समुद्र में जाएगा तभी भी टरबाइन से होकर जाएगा, और टरबाइन हमारा घूमना स्टार्ट करेगा, जिसकी सहायता से हमें क्या होगा दोस्तों, विद्युत शक्ति प्राप्त होती है।
तो दोस्तों इसके नीचे हैच करके लिख लीजिएगा कि इसमें जो है, ठीक है दोस्तों, मतलब ज्वार ऊर्जा में विद्युत जनित की सहायता से हमें क्या होता है, मतलब टरबाइन में लिख लीजिएगा, टरबाइन की टरबाइन के द्वारा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं टरबाइन के द्वारा, टरबाइन के द्वारा दोस्तों, ठीक है, टरबाइन के द्वारा विद्युत जनित्र की सहायता से, विद्युत जनित्र की सहायता से, जनित्र की सहायता से हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती है, विद्युत शक्ति प्राप्त होती है, आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, बात आती है इसके लाभ के बारे में, मतलब ज्वार ऊर्जा से हमें लाभ क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ज्वार ऊर्जा जो है ना, इससे इसका अनंत लाभ होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको एक काम करें, इसके साथ ले लीजिए ताकि इसको हम बता दें लाभों के बारे में। देखिए दोस्तों, तो लाभ के बारे में देख लेते हैं, इसके जो लाभ होते हैं, ठीक है। लाभ में देख लेंगे पहली कंडीशन। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें देखिए दोस्तों, अन्य की तरह ना इसमें जटिल उपकरण, मतलब मान लीजिए जो, हाँ ऐसे समझ लीजिए, मतलब जो कठिन, मतलब जटिल जो उपकरण है इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें केवल एक टरबाइन की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो लिख सकते हैं इसमें जटिल उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ओके दोस्तों, अब देख लीजिए ध्यान से, दूसरी कंडीशन क्या लिख देंगे दोस्तों, ये उपकरण क्या है, सबसे आसान विधि है, ये लिख सकते हैं यह। इसके बाद दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो होती है ये प्रदूषण मुक्त भी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें लागत भी कम होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए, इसमें लागत कम होती लगती है, इसमें लागत कम आती है। और तीसरी कंडीशन लिख दीजिए, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ना ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। प्रदूषण आप लोग जानते हैं, जब इंजनों में जब बाहरी कोई अनावश्यक चीजें डालनी पड़ती हैं तभी हमारे क्या होता है, प्रदूषण फैलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल जल के द्वारा हमारा टरबाइन चलता है, जो इंजन होता है, ठीक है, जल के द्वारा ही चलता है, और जल के द्वारा जब चलता है उसी समय क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही कह सकते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होती है, इसमें लागत जो होती है कम आती है, ठीक है दोस्तों, केवल एक टरबाइन की व्यवस्था किया जाता है, और यहाँ पर बगल में जलाशय की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, लागत भी कम आती है, और इसमें जटिल उपकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब इसी लेक्चर, अब दोस्तों इतने पे ही इसे रोकते हैं, ठीक है ना, और मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में दोस्तों लेक्चर 5 के साथ, ठीक है ना। लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे वाइंड जो है हमारा दोस्तों, वाइंड एनर्जी के बारे में, उसे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।